31 मार्च 2026 आज की तारीख भारत के इतिहास में दर्ज होने वाली है। होम मिनिस्टर अमित शाह जी का दावा है कि आज हमने नक्सलवाद का दी एंड कर दिया है। लेकिन क्या आपको पता है इस लाल आतंक की जड़ कहाँ थी? अमित शाह ने सीधा निशाना साधा है 1969 की इंदिरा गांधी की सरकार पर। कुर्सी बचाने के लिए देश को 20,000 लाशों के ढेर पर ढका गया। चलिए आज खोलते हैं नक्सलबारी से लेकर पार्लियामेंट तक की वो फाइल्स जो अब तक दबी हुई थी। एक नारा था, चाइनाज चेयरमैन इज आवर चेयरमैन। एक गांव था नक्सलबारी और एक साल था 1967। वहीं से शुरू हुआ एक ऐसी जंग जिसने भारत के 12 राज्यों को अपनी लपेट में ले लिया। लेकिन असली खेल शुरू हुआ था 1969 में, जब पॉलिटिक्स और बंदूक का एक ऐसा गठबंधन हुआ जिसने अगले 50 साल तक भारत का खून बहाया। आज बात करेंगे उस सीक्रेट डील की जिसने नक्सलिज्म को एक छोटा विद्रोह नहीं बल्कि देश का सबसे बड़ा खतरा बना दिया। अब ये जो मैंने नाम बताए, इन इंसिडेंट्स की शुरुआत होती है नक्सलबारी से, जो कि वेस्ट बंगाल का एक छोटा सा गांव है। 1969 में वहां एक किसान अपना खेत जोतने के लिए जाता है, लेकिन उसको जमींदार रोक देता है। जमींदार के रोकने से वो किसान रुकता नहीं है और उसका विद्रोह करता है। लेकिन किसान पुलिस को बुला लेता है क्योंकि वो पावरफुल होता है। अब पुलिस आकर के फायरिंग कर देती है, उसमें 9 महिलाएं और 2 बच्चे मारे जाते हैं। बस ये होना ही बाकी था कि पूरा गांव एकजुट हो जाता है, पूरा इलाके में वो बात आग की तरह फैल जाती है और सारे किसान पुलिस के और जमींदारों के विद्रोह में उतर जाते हैं। इस मूवमेंट के 3 मुख्य लीडर्स थे। एक चारू मजुमदार जो कि इस मूवमेंट का दिमाग थे, यानी कि ब्रेन थे। एक कानू सान्याल जो कि ग्राउंड लेवल पर किसानों को ऑर्गेनाइज करने वाले नेता थे। एक थे जंगल संथल, ये एक लोकल लीडर हुआ करते थे जो किसानों के साथ खड़े रहते थे। अब इस चिंगारी को मसाल बनाया एक शख्स ने जिसका नाम था चारू मजुमदार। चारू कोई किसान नहीं थे, एक पढ़े लिखे ब्राह्मण परिवार से थे। उन्होंने लिखे थे हिस्टोरिक 8 डॉक्यूमेंट्स। इन डॉक्यूमेंट्स में उन्होंने साफ कहा था इलेक्शन से कुछ नहीं होगा, सिफारिशों से कुछ नहीं होगा, अगर आजादी चाहिए तो हथियार उठाओ। उनका नारा था, चाइनाज चेयरमैन इज आवर चेयरमैन। इसने पूरे बंगाल के यूथ को हिलाकर रख दिया था। अब साल आया 1968। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेशन कमिटी ऑफ कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशनरीज एक बैठक करते हैं। इसी कोऑर्डिनेशन कमिटी ने ऑफिशियली कैसे 1969 में सीपीआई-एमएल पार्टी बनाई, जिसके बाद ये एक ऑर्गेनाइज्ड नेशनल इशू बन गया। अब इसने एक ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी और एक आइडियोलॉजी का रूप ले लिया 1969 में। साल 1969 में कोलकाता मॉन्यूमेंट मैदान में लोगों से भरा हुआ था मैदान पूरा, और वहां पर कानू सान्याल जो इस मूवमेंट के ग्राउंड कमांडर थे, उन्होंने एक ऐसी अनाउंसमेंट की जिसने दिल्ली की सरकार की नींदें उड़ा दी। एक नई पार्टी की स्थापना हुई, सीपीआई-एमएल, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट। ये कोई नॉर्मल पार्टी नहीं थी। इनका सिर्फ एक ही मकसद था, एनाहिलेशन ऑफ क्लास एनिमीज, मतलब जमींदारों और पुलिस वालों को चुन चुन कर मारना। शहरों के टॉप कॉलेजेस में जैसे कि प्रेसिडेंसी कॉलेज के ब्रिलियंट स्टूडेंट अपनी पढ़ाई छोड़कर इस बंदूक उठाने लगे और जंगल निकल लिए। उन्हें लगता था कि माओ की तरह ही क्रांति हम भी लेकर आएंगे। ये माओ की क्रांति वही है जिसने चाइनीज रिवॉल्यूशन को अंजाम दिया था। चाइना में माओ जेडोंग ने ही पूरी क्रांति की थी और उन्होंने आज तक चाइना के पॉलिटिक्स में बने हुए हैं। हालांकि माओ जेडोंग तो पहले ही मर चुके हैं, लेकिन उनकी जो पॉलिसीज थी, उनकी जो पार्टी थी, वो आज भी चाइना में काम कर रही है, जिसको हम बोलते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। सो इसके बाद नक्सलियों ने गुरिल्ला वारफेयर शुरू कर दिया और जमींदारों को, मतलब गर्दन काट दी जाती थी जमींदारों की, और उन्हीं के खून से दीवार पर लिख दिया जाता था, क्रांति जिंदाबाद। इसने देश को ना 2 हिस्सों में बांट दिया उस टाइम पर। तब वो थे जो किसानों का हक को मानते थे कि भाई किसानों के हक को पूरा किया जाए, और दूसरी तरफ वो जो इसको देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताते थे, देश की सुरक्षा के लिए। वर्ड बहुत न्यूज में रहता है, रेड टेरर। इसका मतलब होता है डर पैदा करके सत्ता हासिल करना। इसकी शुरुआत भी 1969 से 70 के बीच में ही हुई थी, जब चारू मजुमदार ने ऐसा नारा दिया था, एनाहिलेशन ऑफ क्लास एनिमीज, मतलब अपने शत्रुओं का सफाया करना। तो उन्होंने जमींदारों और पुलिस को जब मारना शुरू किया तो उन्होंने बोला कि अगर आप उनको मारना शुरू करोगे तो इससे क्रांति आएगी। अमित शाह जी ने अपनी स्पीच के दौरान एक बड़ा आरोप ये लगाया कि 1969 का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था
उसको जीतने के लिए इंदिरा गांधी ने देश की सुरक्षा के साथ समझौता किया था। उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी ने इलेक्शन में वीवी गिरी को जिताने के लिए लेफ्टिस्ट यानी कि वामपंथी आइडियोलॉजी को सपोर्ट किया था और माओविस्ट को वहां पर मजबूती मिल गई थी, जिससे अब हुआ क्या था। इंदिरा गांधी के लिए 1969 का जो साल था वो उनके करियर के लिए सबसे बड़ा था, क्योंकि नेहरू जी की मौत के बाद में लाल बहादुर शास्त्री जी की भी मौत हो चुकी थी 1969 में। तो उस टाइम पर रानी वर्सेस सिंडिकेट वाला मोड़ था, मतलब एक तरफ उन्हीं अपनी पार्टी के पुराने दिग्गज नेता थे जो कि सिंडिकेट कहलाते थे, और दूसरी तरफ देश में पनप रहे नक्सलवाद को कुचलना भी था। ये दोनों ही चैलेंजेस इंदिरा गांधी के सामने थे। है यहाँ पे 1969 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, उसमें नीलम संजीवा रेड्डी को खड़ा कर देता है सिंडिकेट, जो कि पुराने दिग्गज नेता हुआ करते थे, और वो उनको प्रेसिडेंट बनाना चाहते हैं, लेकिन और ताकि इंदिरा गांधी के ऊपर कंट्रोल रख सके वो, ठीक है। लेकिन इंदिरा गांधी यहाँ पर एक मास्टर स्ट्रोक खेलती है, वो नीलम रेड्डी का साथ तो देती है लेकिन ऊपर ऊपर से, लेकिन अपने एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को सपोर्ट करती है जिनका नाम था वीवी गिरी, और साथ में ना एक स्लोगन भी दे देती है और बोलती है कि वोट अकॉर्डिंग टू योर कॉन्साइंस, यानी कि अपनी अंतर आत्मा की आवाज पर ही वोट करें। अब रिजल्ट आता है इलेक्शन का, वीवी गिरी जीत गए और रेड्डी हार गए। इस हार से गुस्सा होकर सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निकाल दिया। अब सुनिए आगे की कहानी। जब 1969 में नक्सलियों ने सीपीआईएमएल बनाई अलग होकर कांग्रेस से, तो इंदिरा गांधी ने उनको कंट्रोल करने के लिए स्टिक एंड कैरेट की पॉलिसी दोनों अपनाना शुरू कर दिया। तो इंदिरा गांधी ने 1971 में इंडियन आर्मी और पुलिस और सीआरपीएफ तीनों को मिलाकर के ऑपरेशन चलाया जिसका नाम था स्टीपल चेस। इसी ऑपरेशन के दौरान वो लोग क्या करते थे, गांव-गांव में घर घर जाकर के नक्सल लीडर्स को ढूंढा जाता था और उनको पकड़ा जाता था। ऑपरेशन ने क्या किया कि नक्सलवाद की पूरी रीढ़ ही तोड़ के रख दी, और 1972 में चारू मजूमदार को अरेस्ट कर लिया गया और कुछ दिन बाद जेल में ही उनकी मौत। और यहाँ पर ना अमित शाह जी ने एक और बात बोली कि इंदिरा गांधी ने एक पॉलिटिकल मजबूरी में आकर के नक्सलियों से हाथ मिलाया था। वो अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए अपने देश को उन्होंने एक तरीके से बेच दिया था और लाल आतंक यानी कि रेड टेरर को सपोर्ट किया था। हालांकि बाद में कुछ स्टेप्स उठाए इंदिरा गांधी जी ने इसको सबको ठीक करने के लिए, क्योंकि वो मानती थी कि नक्सलवाद का सबसे बड़ा कारण जो है वो गरीबी है। अगर हम गरीबी को हटाएंगे तो शायद से नक्सलवाद खत्म हो जाएगा इस देश से। सबसे पहला किया बैंक नेशनलाइजेशन। 1969 में ही 14 बड़े बैंक्स का राष्ट्रीयकरण कर दिया उन्होंने, ताकि गरीब किसानों को लोन मिल सके। इसके बाद उन्होंने एक और नारा भी दिया कि गरीबी हटाओ। लेकिन 1980 में वो फिर से छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में उठ गया, जिसमें उसने ऐसे रेड कॉरिडोर की स्थापना की जो हम अब तक 2026 तक उसको देख रहे थे। अब होता क्या है, 1970 से लेकर के 1980 तक जब बंगाल के अंदर मूवमेंट रुका तो ये बिहार में शिफ्ट हो गया। इससे कास्ट वार चल गया बिहार के अंदर। अब हुआ क्या, भोजपुर और जहानाबाद जो इलाके हैं बिहार के, वहां पर नक्सलियों ने अपनी एक बड़े जमींदारों की एक प्राइवेट आर्मी जो थी उनके साथ में लड़ना शुरू कर दिया, और मासूम लोगों के कत्लेआम खुलेआम हुआ करता था वहां। और इसके साथ साथ ही फिर एक और शख्स इसमें पिक्चर में आते हैं, उनका नाम है कोंडापल्ली सीतारामैया, जिन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था पीपल्स वार ग्रुप, जिसको हम पीडब्ल्यूजी के नाम से भी जानते हैं। 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। मॉडर्न जो वेपन्स होते हैं उनका यूज किया था। कैसे? इन्होंने लैंड माइंस का यूज करना शुरू किया था, आईईडीज का। इन्होंने ही सबसे पहले रेड कॉरिडोर का सपना देखा था। कहां से लेकर के, नेपाल से लेकर के आंध्रा तक ये रेड कॉरिडोर बनेगा, ऐसा इन्होंने बोला। और अब ये लड़ाई ना बंगाल से निकलकर बिहार में जातिवादी जंग और बस्तर के घने जंगलों में, जहां की अबूझमाड़ और ये बस्तर, ये छत्तीसगढ़ के जंगल में इलाके हैं, यहां तक पहुंच चुकी थी। और शुरू हुआ एक लाल सलाम का नारा। तो ये जो रेड कॉरिडोर था यानी कि खूनी रास्ता था, इसमें कुछ नए लीडर्स भी जुड़ने शुरू हुए फिर, क्योंकि नई आइडियोलॉजी थोड़ा सा मॉडर्न करके लेके आए थे उसको। तो इन्होंने सोचा था कि भारत के सेंट्रल पार्ट में घने जंगल हैं,
तो वहां पर जैसे कि बस्तर अबूझमाड़ वाले, तो वहां पर ये सेफ रह सकते हैं कि कॉम्पैक्ट रिवोल्यूशनरी जोन यानी कि CRZ बनाया जाए, जो कि एक नेपाल से लेकर के आंध्रा तक का एक रास्ता होगा। अब अमित शाह जी ने यही बात बोली कि उस टाइम पर इन जंगलों में ना रोड्स और स्कूल नहीं बनाए गए, जिसका फायदा नक्सलिज्म को हुआ। उन्होंने वहां पर अपनी पैरेलल गवर्नमेंट चलानी शुरू कर दी, जिसको बोलते हैं जनता सरकार। तो नक्सलियों का जो सपना था ना, उसको वो पूरा करने में पूरी तरीके से जुट गए। तो मनमोहन सिंह जी ने इसे भारत की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए खतरा बताया था। अब 2000 में मनमोहन सिंह ने ये तो हमको बता दिया था कि ये हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा है इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, लेकिन 5 साल तक वो फिर से सो गई कांग्रेस सरकार। फिर 2006 में मनमोहन सिंह जी ने ऑपरेशन ग्रीन हंट 2009 में वो लॉन्च करवाया। इसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस को शामिल किया गया, बस्तर के जंगलों में भेजा गया, कोशिश की गई ज्यादा से ज्यादा नक्सलाइट्स का सफाया करने की। लेकिन नक्सलिज्म के ऊपर फाइनल असोल्ट होता है 2014 से और 2026 के बीच, जिसके रिजल्ट अब हमारे सामने है 31 मार्च 2026 को। इस पर अमित शाह जी ने बताया पार्लियामेंट में कि उन्होंने 2014 के बाद स्ट्रेटेजी को बदला, उन्होंने सिक्योरिटी प्लस डेवलपमेंट का फॉर्मूला अपनाया, उन्होंने एक सोच भी बदली। उन्होंने बताया कि इंदिरा गांधी के टाइम पर जो सोच, जो कांग्रेस की जो सोच चली आ रही थी, वो चली आ रही थी कि गरीबी की वजह से नक्सलिज्म हो रहा है, मतलब वहां पर डेवलपमेंट नहीं है तो इसलिए नक्सलिज्म है। बल्कि अमित शाह जी ने यह कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, नक्सलिज्म की वजह से गरीबी है, क्योंकि अब इस इशू का पॉलिटिसाइजेशन हो चुका था। तो इसको कुछ बुद्धिजीवी, कुछ बैठे हुए ताकतवर लोग अपने हिसाब से इस मूवमेंट को चला रहे थे। अब इसमें गरीब किसानों का रोल नहीं था जो कि जमींदारों के खिलाफ थे। अब इसको अर्बन नक्सल्स जैसी टर्म्स में यूज किया जाने लगा था। इसके खात्मे की स्ट्रेटेजी को पूरा करने के लिए सबसे पहले 2017 में समाधान स्ट्रेटेजी लेके आती है मोदी सरकार। उसका मतलब था स्मार्ट लीडरशिप, एग्रेसिव स्ट्रेटेजी, मोटिवेशन, एक्शनेबल इंटेलिजेंस, डैशबोर्ड KPIs, हार्नेसिंग टेक्नोलॉजीज, एक्शन प्लान एंड नो एक्सेस टू फाइनेंसिंग। मतलब इसमें वो हर एंगल पर उसके फोकस कर रहे थे कि इसकी रीढ़ को कैसे तोड़ा जाए, कैसे इस रेड कॉरिडोर, रेड टेरर को खत्म किया जाए। तो सबसे जरूरी होता है किसी भी आतंक को चलने के लिए पैसा। अगर आप वो पैसे की सप्लाई रोक दो तो आतंक को बहुत गहरी चोट लगती है। इसी चोट को मारने के लिए मोदी सरकार सबसे बड़ा कदम उठाई थी डिमोनेटाइजेशन का, जिसने उनकी जो फंडिंग थी ना वो ही रोक दी थी। जो और दूसरा मोदी सरकार ने पुश ये दिया कि नक्सलाइट जो अफेक्टेड एरियाज थे, इनमें 10,000 किलोमीटर से ज्यादा की रोड्स बनाई गई, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अंदर घुस गया। अबूझमाड़ जैसे जंगल, जो बस्तर जैसे जंगल जहां पर एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, वहां पर अब रोड्स बनाई जा रही थी। अब 2017 के बाद जो एक्शन ओरिएंटेड और जो रिजल्ट ड्रिवन रही स्ट्रेटेजी, समाधान स्ट्रेटेजी, इस दौर में सरकार ने सिर्फ गोलियां नहीं चलाई, बल्कि नक्सलियों की इकोनॉमिक, लॉजिस्टिक और आइडियोलॉजी पर ट्रिपल तरह का अटैक किया। लेकिन फाइनल नॉकआउट कब आया? जब ऑपरेशन ग्रे हाउंड्स और STF का जलवा दिखा। इसमें हुआ क्या, छत्तीसगढ़ की DRG यानी कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड और आंध्रा की ग्रे हाउंड्स ने मिलकर एक कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें इससे पहले क्या था कि सिर्फ डिफेंसिव हुआ करती थी, लेकिन अब नक्सलियों के कोर एरियाज जैसे कि अबूझमाड़, उनमें घुसने लगी। और 2024 से लेकर के 2026 के बीच 50 से ज्यादा टॉप टियर कमांडर्स मार गए, जिससे नक्सलों की पूरी तरीके से वो टूट गई थी, उनकी हायरार्की ही पूरी खत्म हो गई थी। और उनको फाइनेंशियली तोड़ने के लिए डिमोनेटाइजेशन तो एक था ही, उसके साथ साथ एक NIA ने नक्सल फंडिंग की जड़ पर प्रहार किया। उन्होंने उनके बैंक अकाउंट्स रिकॉग्नाइज किए और उनको पहचान करके सबको फ्रीज किया। अर्बन सपोर्टर जो थे, शहरों से पैसा उनको और सामान भेजते थे, उन पर खूनी शिकंजा चलाया गया और उनको कानूनी शिकंजे में फंसाया गया। जब पैसा खत्म हुआ तो जंगल में राशन और हथियार मिलना बंद हो जाएंगे, तो वो वहां पर क्या करेंगे? वो मजबूरी में आकर सरेंडर ही करेंगे। अब इसके बाद पुलिस ने वहां पर समाधान स्ट्रेटेजी के बाद एक मॉडर्न किले बनाए, जिनको बोला जाता है फोर्टिफाइड पुलिस स्टेशंस। ये
एक ऐसे स्टेशन होते थे जिनको जो किले के तरह थे, उन पे ऐसा नहीं कि आए और नक्सलवादी अटैक करके चले गए, उड़ा के चले गए, ऐसा नहीं, वो किले की तरह बंद रहते थे। ये स्टेशंस ना ड्रोन सर्विलियंस और बुलेट प्रूफ दीवारों के साथ में रहते थे, ताकि जो नक्सलियों का जो फ्री मूवमेंट था ना जंगल में, जिधर मुंह उठाए उधर चल दिए, उसको सारे को उन्होंने ब्लॉक कर दिया, ताकि उनको, और बीच में ही उनको पकड़ लिया। अब वो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में कनेक्ट ही नहीं हो पाते थे। तो फिर बात आई फाइनल डेडलाइन की, यानी कि फाइनल ब्लो जो मिला नक्सलिज्म को, वो 2024 से लेकर के 2026 के बीच मिला। पिछले 2 सालों में रिकॉर्ड ब्रेकिंग सरेंडर्स हुए हैं। ये तो अमित शाह जी ने साफ कर दिया था कि या तो रास्ता बदलो या फिर अंजाम भुगतो। 31 मार्च 2026 को आज